नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि परागण क्या होता है। देखो दो शब्द है, एक है परागण और एक है परागकण। क्या फर्क है दोनों में, क्या अंतर है? परागण किसे कहते हैं और परागकण किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, इसमें परागण और इसमें क्या लगा दिया परागकण। लेकिन मेनली अंतर क्या है तो ध्यान देना, परागकण तो क्या होते हैं? पुष्प के नर युग्मकोद्भिद होते हैं या पादप के नर युग्मकोद्भिद होते हैं। तो पादप के नर युग्मकोद्भिद को अपन क्या कहेंगे? परागकण कहेंगे। या नर युग्मकोद्भिद का ये प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो नर युग्मकोद्भिद के प्रतिनिधित्व करने वाले को तो अपन ने कह दिया परागकण। और परागकणों का पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। तो परागण किसे कहा जाएगा कि परागकणों का कहां तक पहुंचना? वर्तिकाग्र तक पहुंचना। तो पहुंचने की ये जो प्रक्रिया है इसी को अपन क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, ठीक है। तो परागण क्रिया को संपन्न करने के लिए परागकोश का स्फुटन होना क्या होता है? आवश्यक होता है। क्योंकि परागकोश अगर स्फुटित नहीं होगा तो परागकण बाहर नहीं निकल पाएंगे, और जब परागकण बाहर नहीं निकल पाते तो वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच सकते। तो परागण की क्रिया को संपन्न करने के लिए परागकोश का स्फुटन होना आवश्यक होता है। और जब परागकोश का स्फुटन हो जाता है तो परागकोश का स्फुटन होने के पश्चात परागकण क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। और परागकणों के बाहर निकलने के पश्चात ये परागकण किसी माध्यम के द्वारा या स्वयं किसी प्रक्रिया के द्वारा अगर परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तो कौन सी क्रिया कहलाती है? परागण की क्रिया कहलाती है। अब परागण मुख्यतः पादपों में दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। परागण एक है स्वपरागण और दूसरा है परपरागण। क्या फर्क है दोनों में? स्वपरागण किसे कहेंगे और परपरागण किसे कहेंगे? कि एक ही पादप पुष्पों में होने वाले परागण की क्रिया को कौन सा परागण कहा जाता है? स्वपरागण कहा जाता है। कि एक ही पादप है और इस एक ही पादप के पुष्पों के बीच में होने वाले परागण की क्रिया को अपन कौन सा परागण कहेंगे? स्वपरागण कहेंगे। जबकि दो अलग अलग पादपों के बीच में होने वाले परागण क्रिया को क्या कहेंगे? परपरागण कहेंगे। यानी इस पादप के परागकणों का इस पादप पुष्प के वर्तिकाग्र तक अगर पहुंचेगा तो कौन सा परागण कहलाएगा? परपरागण कहलाएगा। तो दो भिन्न भिन्न पादप पुष्पों के बीच में होने वाले परागण को अपन कौन सा परागण कहते हैं? परपरागण। और एक ही पादप के पुष्पों के बीच में होने वाले परागण को कौन सा परागण कहेंगे? अपन स्वपरागण कहेंगे। तो इस स्वपरागण को भी अपन दो भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सा? संयुग्मन और एक सहजातीय परागण। तो संयुग्मन क्या होता है, सहजातीय परागण क्या होता है? संयुग्मन अपन देखते हैं, संयुग्मन क्या है कि अगर ये पादप है, इस पादप में ये कोई द्विलिंगी पुष्प है, इस पादप के पुष्प के जो परागकण है, इस पादप के पुष्प के परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र यानी इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए, यानी एक ही पुष्प में होने वाले परागण को कौन सा परागण कहा जाएगा? संयुग्मन कहा जाएगा। समझने की कोशिश करना, पादप भी एक है और पुष्प भी एक ही है। कहने मतलब एक ही पादप के पुष्प में, अब अलग अलग पुष्पों में नहीं हो रहा है, यानी इसी पुष्प के अंदर तो है परागकण और इसी पुष्प में क्या है? वर्तिकाग्र है। तो एक पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? संयुग्मन कहते हैं। उदाहरण के लिए अपन देखते हैं इसमें मटर में, ठीक है, कि एक पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? संयुग्मन कहते हैं। तो फिर सहजातीय परागण क्या होता है? तो इसी में समझने की कोशिश करना। संयुग्मन में तो अपन ने इसी पुष्प की वर्तिकाग्र को इसी पुष्प के परागकणों को इसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचाया था। लेकिन सहजातीय परागण में क्या होता है? सहजातीय परागण में एक पुष्प के परागकण है वो दूसरे पुष्प की, पादप तो एक ही है कि एक पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सहजातीय परागण कहते हैं।
तो दोनों अंतर समझ गए, दोनों में क्या फर्क है। कुछ वैज्ञानिक सहजातीय परागण को भी परपरागणी मानते हैं, लेकिन इसको अपन किसमें सम्मिलित करते हैं, वैसे स्वपरागण में सम्मिलित करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही पादप के पुष्पों के बीच में होने वाला परागण कौन सा परागण कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। तो वैसे सहजातीय परागण में स्वपरागण भी हो सकता है, परपरागण भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एक पुष्प में हो गया तो संयुग्मन और अलग अलग पुष्पों में हो गया तो कौन सा कहलाएगा, सहजातीय परागण कहलाएगा। अब स्वपरागण के कुछ लाभ भी हैं। क्या है स्वपरागण के लाभ? अगर लाभ पूछा जाए, महत्व पूछा जाए, विशेषता पूछा जाए तो क्या विशेषताएं होती है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर स्वपरागण हो रहा है पादपों में, महत्व या लाभ क्या है इसकी, अगर स्वपरागण की क्रिया संपन्न होती है तो एक तो किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती भाई, बिना माध्यम के परागण की क्रिया आसानी से क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज कि स्वपरागण की क्रिया को संपन्न करने के लिए समय कम लगता है, यानी बहुत कम समय के अंदर स्वपरागण की क्रिया आसानी से क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। इसके अलावा स्वपरागण की क्रिया को संपन्न करवाने में पराग कण भी कम खर्च होता है, ठीक है। यानी परागकण किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो परागकणों का निर्माण भी कम करना पड़ेगा और कम परागण भी आसानी से परागण की क्रिया को क्या कर पाएंगे, संपन्न कर पाएंगे। इसके अलावा स्वपरागण की क्रिया में किसी पादप के आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रखा जा सकता है, बनाए रखा जा सकता है। यानी अगर किसी पादप के आनुवंशिक लक्षण है तो अगर इसी पादप के पुष्पों में अगर परागण की क्रिया हो रही है तो इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी उनके आनुवंशिक लक्षणों को बराबर बनाए रखा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा इस परागण की क्रिया में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती, यानी पादपों में नए लक्षणों का निर्माण नहीं होता, तो इसमें आनुवंशिक शुद्धता बनी रहती है। तो आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए कौन सा परागण सहायक होता है, स्वपरागण सहायक होता है। तो आपको महत्व पूछा जाए, लाभ पूछा जाए तो क्या क्या बताओगे कि स्वपरागण की क्रिया को संपन्न करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, पहली चीज। दूसरी चीज कि स्वपरागण की क्रिया को संपन्न करवाने के लिए इसमें परागकण कम खर्च करने पड़ते हैं। तीसरा कि परागण की क्रिया को संपन्न करवाने के लिए समय कम लगता है, यानी कम समय में आसानी से परागण की क्रिया क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। चौथा कि इस परागण की क्रिया के अंदर परागकण जो होते हैं, एक ही पादप पुष्पों के परागकण और वर्तिकाग्र होने के कारण से पादप आनुवंशिक रूप से क्या होता है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, आनुवंशिक शुद्धता इसमें बनी रहती है। पांचवा कि इस परागण की क्रिया में क्या होता है कि पादपों में अगर नए लक्षणों का विकास नहीं होगा तो आनुवंशिक विविधताएं भी क्या नहीं होगी, उत्पन्न होगी। जब आनुवंशिक विविधताएं उत्पन्न नहीं होगी तो क्या होगा कि किसी पादप के आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने में भी कौन सा सहायक होता है, स्वपरागण सहायक होता है। क्लियर? अब स्वपरागण की क्रिया को संपन्न करवाने के लिए पादपों में कुछ अनुकूलन पाए जाते हैं कि क्या अनुकूलन पाए जाते हैं, किन अनुकूलनों के कारण से पादपों में स्वपरागण की क्रिया संपन्न होती है। तो स्वपरागण के अनुकूलन देखते हैं कौन कौन से। तो देखो स्वपरागण की क्रिया के कौन कौन से अनुकूलन है। तो स्वपरागण क्रिया की संपन्न करवाने के लिए पादपों में अनुकूलन पाया जाता है। एक तो उभयलिंगता, समकालपक्वता, और तीसरा है अनुन्नयता। ये तीनों ही चीजें कौन सी क्रिया को बढ़ावा देती है, स्वपरागण की क्रिया को बढ़ावा देती है। अब स्वपरागण की क्रिया को कैसे बढ़ावा देती है, क्योंकि आपको पता होगा कि उभयलिंगता कि वे पादप जिनमें क्या पाया जाता है कि वे पादप जिनमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों अगर एक ही पुष्प में पाए जाते हैं तो दोनों एक ही पुष्प में होगा तो इनमें कौन सी परागण की क्रिया संपन्न होगी, स्वपरागण की क्रिया संपन्न होगी। तो उभयलिंगता किसको बढ़ाता है, स्वपरागण को बढ़ाता है। तो पहला कौन सा हो गया, उभयलिंगता कि वे पुष्प जिनमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं तो उसे कौन सा पुष्प कहा जाएगा, उभयलिंगी पुष्प कहा जाएगा। और ये उभयलिंगी पुष्प किसको बढ़ावा देता है, स्वपरागण को बढ़ावा देता है, पहला। दूसरा है समकालपक्वता। समकालपक्वता, सम का मतलब समान, काल का मतलब समय, पक्वता का मतलब परिपक्व होना, यानी एक समान समय में परिपक्व होना। किसका परिपक्व होना एक समान समय में,
तो अपने को पता है कि परागण की क्रिया में अपने को क्या चाहिए, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, नर और मादा युगपद भी चाहिए। तो अगर पुंकेसर और स्त्रीकेसर साथ साथ परिपक्व होते हैं तो साथ साथ परिपक्व होने को क्या कहा जाएगा, समकाल पक्वता कहा जाएगा। तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर का साथ साथ परिपक्व होना ही क्या कहलाता है, समकाल पक्वता कहलाता है। तो समकाल पक्वता किसको बढ़ावा देता है, स्वपरागण को बढ़ावा देता है। और नेक्स्ट है अनुन्मीलता। अनुन्मीलता किसे कहेंगे कि कई पादप ऐसे होते हैं जिनके पुष्प हमेशा बंद होते हैं, यानी पुष्प खुलते ही नहीं है। तो अगर पुष्प बंद होंगे और अगर उभयलिंगी होंगे तो उनमें किसको बढ़ावा मिलता है, स्वपरागण को बढ़ावा मिलता है। तो ये तीनों ही किसको बढ़ावा देते हैं, स्वपरागण को बढ़ावा देते हैं। तो पहला कौन सा इसमें उभयलिंगता, दूसरा इसमें समकाल पक्वता और तीसरा इसमें अनुन्मीलता। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए कि स्वपरागण के अनुकूलन कौन कौन से, तो तीनों आप बता सकते हो। एग्जाम्पल इसके क्या होते हैं, उभयलिंगता, तो उभयलिंगी जैसे सरसों है, मटर वगैरह है, तो इनमें क्या पाई जाती है, उभयलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। तो वो किसको बढ़ावा दे रहे हैं, स्वपरागण को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, समकाल पक्वता स्ट्रॉबेरी किसको बढ़ावा देता है, समकाल पक्वता को। ठीक है, अनुन्मीलता वायोला, कनकवाइल जिसको हम कहते हैं, ये इसमें कौन क्या पाई जाती है, अनुन्मीलता पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे किसको बढ़ावा देते हैं, स्वपरागण को बढ़ावा देते हैं। तो स्वपरागण किसे कहते हैं, स्वपरागण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। स्वपरागण के अनुकूलन कौन से होते हैं, तीन होते हैं, उभयलिंगता, समकाल पक्वता और अनुन्मीलता। और स्वपरागण का महत्व क्या होता है। अब इसके साथ साथ स्वपरागण की हानि क्या है, भाई अगर महत्व है तो इसकी हानि भी होगी। तो इसमें अगर हानि पूछी जाए, स्वपरागण की हानि, तो देखो इसमें हानियां क्या है। तो सिंपल सी बात है कि स्वपरागण की क्रिया के अंदर पादपों में आनुवांशिक परिवर्तन नहीं करवाए जा सकते, यानी पादपों में आनुवांशिक परिवर्तन नहीं होते। तो आनुवांशिक परिवर्तन नहीं होने के कारण से जब मौसम परिवर्तन, क्लाइमेट में परिवर्तन होता है, तो पादप को प्रतिकूल सैनिक जो परिस्थितियां होती है उनकी सैनिक क्षमता में क्या आती है, कमी आती है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों को सैनिक क्षमता में क्या आती है, कमी आती है। इसके अलावा पादपों में आनुवांशिक विविधताएं उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा भिन्न भिन्न पादपों के लक्षणों को एक ही पादप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके अलावा अधिक, यानी जब पादपों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्वपरागण करवाया जाता है तो उनकी प्रजनन क्षमता में और उत्पादन क्षमता में क्या आती है, कमी आती जाती है। तो इस उत्पादन क्षमता और प्रजनन क्षमता में जो आ रही जो कमी है, इसको दूर नहीं किया जा सकता। तो ये सारे के सारे इसकी क्या हो गई, हानियां हो गई। क्लियर। तो हानि में क्या क्या बताएंगे इसमें कि आनुवांशिक विविधताएं उत्पन्न नहीं होती, पादपों में प्रतिकूल परिस्थितियों सैनिक की क्षमता में कमी आती जाती है। इसके अलावा कि दो भिन्न भिन्न पादपों के लक्षणों को एक ही पादप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, संकरित किस्मों का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कि प्रतिकूल परिस्थितियां सैनिक क्षमता कम आती जा रही, तो इसमें क्या हो रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ियों में प्रजनन क्षमता और उत्पादन क्षमता में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। तो ये सारे के सारे किसके हैं, स्वपरागण की हानियां हैं। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं परपरागण। तो देखिए परपरागण क्या होता है। तो सिंपल सी बात आपने पढ़ा था कि दो भिन्न भिन्न पादपों में, यानी एक पादप ये है और एक पादप ये है। क्लियर। तो दो भिन्न भिन्न पादपों के बीच होने वाली परागण की क्रिया को कौन सा परागण कहेंगे अपन, परपरागण कहेंगे। तो इस पुष्प में के जो परागकोश था, यहां से परागकणों का क्या हुआ, स्फुटन हुआ, और स्फुटन होने के पश्चात ये परागकण किसके ऊपर पहुंचे, इस उसकी वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचे। तो दो अलग अलग पादपों के बीच में परागण हुआ, तो कौन सा परागण कहलाया, परपरागण कहलाया। क्लियर। अब परपरागण की क्रिया को संपन्न करवाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना माध्यम के परागण की क्रिया क्या नहीं हो सकती, संपन्न नहीं हो सकती। तो परपरागण दो प्रकार का होता है, दो प्रकार के माध्यम से संपन्न होता है, एक है जैविक और एक है अजैविक। एक तो जैविक माध्यम और एक अजैविक। तो अजैविक परपरागण और एक है
जैविक पर परागण। देखो दोनों में क्या फर्क है, अजैविक पर परागण क्या है और जैविक पर परागण क्या है। तो अजैविक पर परागण में अपन देखते हैं, नाम से परिभाषा है कि ऐसा परागण जिसमें बिना किसी जीवों के द्वारा परागण की क्रिया अगर संपन्न हो जाती है, तो बिना जीवों के परागण की क्रिया संपन्न होती है तो उसको कहते हैं अजैविक पर परागण। और अगर जीवों के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है तो कौन सा परागण कहलाता है, जैविक पर परागण कहलाता है। तो दो प्रकार से हो गया, अजैविक पर परागण और जैविक पर परागण। क्लियर। तो अजैविक तो किसे कहेंगे कि इसमें जीवों के बिना परागण की क्रिया तो अजैविक, और जीवों के द्वारा हो तो कौन से कहलाएगा, जैविक पर परागण कहलाएगा। अब इसमें को देखते हैं, तो अजैविक जो पर परागण होता है वो भी दो प्रकार से होता है। एक होता है वायु द्वारा अजैविक परागण, और दूसरा है जल द्वारा अजैविक परागण। तो वायु द्वारा जैविक परागण और जल द्वारा अजैविक परागण। तो सबसे पहले देखते हैं, नाम से परिभाषा है, वायु द्वारा अजैविक परागण कौन सा होता है कि परागण की वह प्रक्रिया जो किसके द्वारा संपन्न होती है, वायु के द्वारा संपन्न होती है। तो वायु के द्वारा संपन्न होने वाले परागण की क्रिया को कौन सा परागण कहा जाता है, वायु अजैविक परागण या वायु परागण के नाम से जाना जाता है। लेकिन वायु या वायु परागण करने वाले पादपों की कुछ विशेषताएं होती है। क्या विशेषताएं होती है कि अगर वायु के द्वारा परागण होगा तो वायु के द्वारा होने वाले पादपों में परागण क्या होंगे, एक तो अधिक बनेंगे। इसके अलावा इन पादपों में परागण हल्के होते हैं, चिकने और चपटे होते हैं, जिसके कारण से हवा के झोंकों के साथ में अगर परागण उड़ते हैं तो हल्के होने के कारण से आसानी से उठकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो सकते हैं, स्थानांतरित होते हैं। चिकने और चपटे होने के कारण से जो ही ये वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं तो तुरंत वर्तिकाग्र इनको क्या कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, और इनमें परागण की क्रिया क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। क्लियर। दूसरा है जल द्वारा अजैविक परागण। तो जल द्वारा, तो वही नाम से परिभाषा है कि पर परागण की वह प्रक्रिया जो जल के द्वारा संपन्न होती है। तो जल के द्वारा होने वाले परागण को कौन सा परागण कहेंगे, अपन जलीय परागण कहेंगे। तो वायु के द्वारा होने वाला तो कौन सा परागण था, वायु है, और जल के द्वारा होने वाला कौन सा परागण कहलाएगा, जलीय परागण कहलाएगा। अब जलीय परागण की क्रिया कितने प्रकार से होती है, यह भी दो प्रकार से होती है। तो जलीय परागण की क्रिया दो प्रकार से कौन कौन सी होगी, एक होती है जैविक और एक होता है अधोजल और एक होता है अधिजल। तो जलीय परागण अधोजल परागण और दूसरा है अधिजल परागण। तो देखो अधोजल और अधिजल परागण में क्या फर्क है। ये जल सतह है, तो अधोजल की वे पादप जिनमें परागण की क्रिया जल सतह के अंदर संपन्न होती है तो उसे कौन सा परागण कहा जाएगा, अधोजल परागण कहा जाएगा। किसे कहेंगे कि परागण की वह प्रक्रिया जो जल के अंदर संपन्न होती है उसे कौन सा परागण कहा जाएगा, अधोजल परागण के नाम से जाना जाएगा। तो अधोजल परागण जो होता है वो पाया जाता है जोस्टेरा है, नाजास है, इन पादपों में पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या होगा, जोस्टेरा, नाजास आदि। अब इन पादपों में क्या हुआ कि जैसे एक पादप ये है, एक पादप ये है, इन पादपों में एक उससे परागकों से जब परागकणों का स्फुटन होता है तो ये परागकण जल के अंदर गति करते हैं और यहाँ इस उसकी वर्तिकाग्र के ऊपर क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो परागण की क्रिया जल के अंदर ही अंदर संपन्न हो रही है, तो जल के अंदर ही संपन्न हो रही है तो कौन सा परागण हो गया आपका, अधोजल परागण हो गया।
क्लियर। दूसरा इसमें आधी जल प्रागण। तो देखो आधी जल प्रागण में क्या होता है कि ये जल सतह है अपनी, इसमें क्या होता है कि पादप जल सतह से बाहर निकला होता है और पुष्प जल सतह से बाहर खिलते हैं। तो जब पुष्प जल सतह से बाहर खिलते हैं तो जब परागण की क्रिया जल की सतह के ऊपर संपन्न होती है, जैसे मान लो यहां से परागकणों का स्फुटन हुआ और ये स्फुटन होने के पश्चात यहां परागण की क्रिया इस पुष्प के वर्तिकाग्र के संपर्क में आया तो जल सतह के ऊपर परागण की क्रिया संपन्न हुई। तो जल की सतह के ऊपर अगर परागण की क्रिया संपन्न होगी तो कौन सा परागण कहलाएगा? आधी जल परागण कहलाएगा। और आधी जल परागण पाया जाता है वेलिस्नेरिया। किसे पाया जा रहा है? वेलिस्नेरिया। तो अब आधी जल और अधोजल जो परागण वाले, तो आधी जल वाले में तो केवल जल के अंदर होगा, लेकिन आधी जल परागण वाले पादपों में कीट परागण भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि पुष्प जल से बाहर खिलते हैं, तो जल से बाहर खिलने के कारण से कीट जब एक पुष्प से दूसरे पुष्प के ऊपर स्थानांतरित होते हैं तो इनमें कौन सा परागण भी हो सकता है? कीट परागण हो सकता है। लेकिन अधोजल वाले पादपों में कीट परागण की क्रिया संपन्न नहीं होती। क्लियर? तो इस तरह से जल के द्वारा होने वाले परागण को हम कौन सा परागण कहेंगे? जलीय परागण, जो दो प्रकार से होता है, अधोजल और आदिजल। दोनों के एग्जांपल्स आपको याद रखना है कि अधोजल पाया जाता है जोस्टेरा और नादास में, जबकि आदिजल परागण किसमें पाया जाता है? वेलिस्नेरिया में। क्लियर? तो ये था अपना अजैविक जलीय परागण। दूसरा है जैविक परागण। जैविक परपरागण, नाम से पता चल रहा है अगर परागण की क्रिया जीवों के द्वारा संपन्न हो रही है तो कौन सा परागण कहलाएगा? जैविक परपरागण कहलाएगा। तो सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं कीट परागण। नाम से परिभाषा है परागण की वह प्रक्रिया जो कीटों के द्वारा संपन्न होती है। तो अगर कीटों के द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होगी तो कौन सा परागण कहलाएगा? कीट परागण कहलाएगा। लेकिन कीट परागित होने वाले पादपों के पुष्पों की कुछ विशेषताएं होती है। क्या विशेषताएं होती है? कि इन पादपों के पुष्प रंगीन, आकर्षक व चमकीले होते हैं। तो रंगीन, चमकीले, आकर्षक और मकरंद युक्त होंगे। तो मकरंद युक्त होने, रंगीन होने और चमकीले होने के कारण से कीट इनकी ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। और जब कीट आकर्षित होने के पश्चात जब एक पादप पुष्प से कीट मकरंद का अवशोषण करने के पश्चात जब दूसरे पादप पुष्प के ऊपर वो पहुंचता है तो इसके परागकणों को उस पादप पुष्प की वर्तिकाग्र के ऊपर क्या कर देता है? स्थानांतरित कर देता है। तो कीटों के द्वारा परागण हुआ तो कौन सा परागण कहलाएगा? कीट परागण। कीट परागण के अंदर 80%, कितना परसेंट? 80%, यानी 80% परागण की क्रिया मधुमक्खियों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? मधुमक्खियों के द्वारा। तभी मधुमक्खी जो पालन करता होते हैं वो क्या करते हैं कि मधुमक्खियों का पालन सामान्यतः बगीचों और फसली पादपों के आसपास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो मधुमक्खियों को शहद बनाने के लिए अधिक मात्रा में उनको वहां क्या मिल जाता है? मकरंद मिल जाता है, तो शहद का निर्माण ज्यादा होता है। दूसरा, जब फसली पादपों और उद्यानों के पास में करवाया जाता है तो परागण की क्रिया ज्यादा संपन्न होने के कारण से उत्पादन क्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो दोनों तरफ से फायदा होने के कारण से इधर शहद का निर्माण ज्यादा हो रहा है और उधर उत्पादन क्षमता में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो 80% परागण की क्रिया किसके द्वारा हो रही है? मधुमक्खियों के द्वारा। और कीटों के द्वारा होने वाला परागण कौन सा परागण कहलाएगा? कीट परागण कहलाएगा। क्लियर? तो ये था अपना कीट परागण। इसके पश्चात पक्षी परागण। नाम से परिभाषा है पक्षियों के द्वारा होने वाले परागण को कौन सा परागण कहेंगे? पक्षी परागण कहेंगे। ठीक है। एक है चमगादड़ परागण जो अपने को विशेष याद रखना है। चमगादड़ परागण, क्योंकि चमगादड़ एक निशाचर प्राणी है। कौन सा प्राणी है चमगादड़? निशाचर। क्योंकि चमगादड़ रात के समय बाहर निकलता है। तो जब चमगादड़ रात के समय बाहर निकलता है तो
इनमें परागण की क्रिया किसके द्वारा, तो वे पादप जिनमें पुष्प रात के समय खिलते हैं, तो जिन पादपों में पुष्प रात के समय खिलते हैं उनमें परागण की क्रिया रात के समय संपन्न होती है। तो रात के समय जो जीव बाहर निकलते हैं, तो चमगादड़ रात के समय बाहर निकलेगा तो रात में खिलने वाले पुष्पों के अंदर परागण की क्रिया को क्या करते हैं, संपन्न करवाते हैं। तो चमगादड़ के द्वारा होने वाले परागण को कौन सा परागण कहा जाता है, चमगादड़ परागण कहा जाता है। ये पाया जाता है कदम, कचनार और गौरक इमली। इन पादपों में क्या होते हैं, पुष्प रात के समय खिलते हैं। तो इन पादपों में पुष्प रात के समय खिलने के कारण से इनमें परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, चमगादड़ के द्वारा। तो चमगादड़ के द्वारा परागण क्रिया संपन्न होने के कारण से इनको कौन सा परागण कहा जाएगा, चमगादड़ परागण। तो अपने को विशेष तौर से ये एग्जांपल से याद रखना है कि चमगादड़ परागण किन किन में होता है, कदम, कचनार और गौरक इमली के अंदर। ठीक है, इसके अलावा सेमल और गुलमोहर में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, गिलहरियों के द्वारा। आर्किड के अंदर किसके द्वारा होती है, घोंघों के द्वारा होती है। तो ये किसके कौन सा कार्य हो गया, परागण। तो स्वपरागण और परपरागण। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट डे।